तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्शन के बारे में जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों को लगता होगा कि एक बार एफआईआर हो गई और एफआईआर में जिन पर्सन्स के आपने नाम दिए हैं एज एन एक्यूज्ड, वो ट्रायल कोर्ट में समन होंगे, उनको बेल करवानी पड़ेगी और उनको सज़ा हो जाएगी। मगर मैं इस सेक्शन के बारे में आपको ये बताऊंगा कि अगर कभी कभार आप एफआईआर दर्ज करवाते हो और उसमें आप 4 लोगों के नाम बताते हो पुलिस को, और पुलिस सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर रजिस्टर करती है और चौथे का नाम उसमें नहीं लिखती है, तो आप उसको कोर्ट में कैसे सम्मन कर सकते हो एज एन एक्यूज। और अगर मान लीजिए कि आपने पुलिस को 4 नाम बताए हैं और चारों के चारों जो है वो पुलिस ने एफआईआर में तो लिख दिए हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन में 4 में से एक को बाहर निकाल दिया, एक्सोनरेट कर दिया और सिर्फ 3 के खिलाफ ही चालान पेश हुआ है, तो आप उसको कोर्ट में कैसे सम्मन कर सकते हैं, कैसे उसको सज़ा करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है 319 सीआरपीसी। अब 319 सीआरपीसी है क्या? 319 सीआरपीसी कोर्ट को वो पावर देता है कि अगर किसी भी एक्यूज के खिलाफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग एविडेंस, चीफ मींस क्रॉस होने पे या क्रॉस एग्जामिनेशन से के पहले, यानी कि जब चीफ होता है तो चीफ के टाइम पे अगर किसी और पर्सन का नाम भी बाहर आता है कि वो भी इन्वॉल्व था उस केस में, हालांकि उसके एफआईआर में उसका नाम नहीं था या चालान में उसका नाम नहीं था, तो उसे कोर्ट सम्मन कर सकती है। मतलब कोर्ट के पास पावर है कि उसे किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन विटनेस उसे सम्मन कर सकती है। सम्मन करके उसको ट्रायल पूरा फेस करवा के उसको कन्विक्ट कर सकती है। नाउ होता क्या है कि मान लीजिए एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में कभी कभार पुलिस जानबूझ के या गलती से क्या करती है कि एक पर्सन को एफआईआर से बाहर निकाल देती है। अब उस टाइम पे जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट को उतनी लीगल नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उसको जो है वो सरकारी वकील मिलता है उसका केस कंटेस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि जो सरकारी वकील होता है वो प्रॉपर गाइडेंस तो देता नहीं है एक कंप्लेनेंट को, तो उस चीज़ के लिए अब लीगल की नॉलेज ना हो तो आदमी जो है वो कोर्ट में केस नहीं जीत सकता। तो आपको उस नॉलेज को देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि 319 की आप एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगा सकते हैं और उसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि इस पर्सन का भी नाम जो था वो एफआईआर में होना चाहिए था या फिर चालान में होना चाहिए था, मगर पुलिस ने इसका नाम जानबूझ के या गलती से निकाल दिया है। अब मान लीजिए कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक मर्डर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रखा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जाता है, एक आदमी को गोली से मार देता है और उसके बाद में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, एफआईआर हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उस आदमी के खिलाफ जिसने गोली मारी थी उसके खिलाफ चालान पेश हो जाता है। नाउ आपको बाद में पता चलता है कि इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर था और उसको एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस पर्सन को मारने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है एक 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, उस पर्सन का नाम लिख के कि ये पर्सन है, इसको एज एन एक्यूज जो है उस एफआईआर में बनाया जाए। अगर उस टाइम पे नहीं बनाती है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस, जब आपकी गवाही होती है केस में और जब आपका चीफ होता है तो चीफ में आप उस पर्सन का नाम लेते हैं कोर्ट में, और जब आप उस पर्सन का नाम लेते हैं उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इसका रोल क्या था, इसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए सुपारी दी थी, कैसे उसको पैसे ट्रांसफ़र किए थे एंड उसका मोटिव क्या था, तो उस स्टेज पे जो है वो आप 319 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट में अगर सेशन ट्रायल है तो। और अगर उस पॉइंट पे भी उसका नाम नहीं आता है तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका नाम आता है कि ये पर्सन था जो इन्वॉल्व था इस केस में इनडायरेक्टली, तो तब भी जो है वो आप 319 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। अब उस 319 की एप्लीकेशन का होगा क्या कि कोर्ट जो है उस पर एक ऑर्डर पास करेगी डिटेल्ड कि उसको सम्मन किया जाए या नहीं किया जाए। सपोजिंगली कोर्ट वो एप्लीकेशन डिक्लाइन कर देती है कि देयर इज़ नो सफिशिएंट मटेरियल टू समन दैट एडिशनल एक्यूज्ड, तो उस केस में क्या रहेगा कि आप उस ऑर्डर को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं 528 बीएनएसएस में, जो कि पहले था 482 सीआरपीसी। तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसको रिवर्स करवा सकते हैं, उसमें इन्फर्मिटी दिखा सकते हैं हाई कोर्ट को कि देखिए इसमें इन्फर्मिटी है, इसमें कोर्ट ने नीचे वाली ने ये कंसीडर नहीं किया है चीज़ जो एक्टिव कनाइवेंस शो करती है इस आदमी की,
तो उस केस में क्या होगा, हाई कोर्ट उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा और जो एडिशनल एक्यूज की आपने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में उसको जो है अलाउ कर देगा और उसे कोर्ट में सम्मन कर लिया जाएगा। उसके बाद में उसके अगेंस्ट भी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस चलेंगे। लेट्स से कि अगर आपके 4 विटनेसेस पहले एग्जामिन हो चुके हैं और 5वें विटनेस ने उस पर्सन का नाम लिया है, तो जो 5वें पर्सन के स्टेटमेंट पे आपने 319 की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस एक्यूज को जब सम्मन कर लेगी कोर्ट, तो जो आपके 4 विटनेस पहले हो चुके थे वो दोबारा से विटनेस बॉक्स में आएंगे, बिकॉज उसको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उसको जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके जो 4 विटनेस पहले हो चुके थे उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो है उसे मौका मिलेगा एंड फिर जो है वो ट्रायल प्रोसीड करेगा और मेरिट्स पे केस डिसाइड होगा। फिर अगर उसे कन्विक्शन होनी होगी और सफिशिएंट मटेरियल होगा तो उसे कन्विक्शन देगी कोर्ट।